हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। पिछले सेशन में हमने एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स किया था फिनिश टॉपिक। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें वो फिलअप कैसे होते हैं। और इसके लिए हम लोग रीड करेंगे अफबा प्रिंसिपल, जो फर्दर इन 3 रूल्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो व्हाट इज अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल ने ये कहा है कि जब ऑर्बिटल्स फिलअप होने शुरू होंगे तो वो लोअर से हायर एनर्जी में फिल होंगे, यानी कि सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होगा और उसके बाद फिर हायर लेवल का एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल फिलअप होना शुरू होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स की एक अलाइनमेंट बनाऊँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s एंड 7p। तो अगर मैं ऑर्बिटल्स को इस तरीके से अरेंज कर दूं तो आप कैसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले जो फिल होगा वो होगा 1s, यानी कि सबसे पहले जो एनर्जी लेवल हमारा फिलअप होगा इट विल बी 1s, क्योंकि सबसे कम एनर्जी या यू कैन से सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी 1s के पास होती है। फिर उसके बाद 2s की फीलिंग होगी, क्योंकि 2s की एनर्जी 1s से बड़ी है। फिर उसके बाद फिलअप होगा 2p। 2p के बाद आप ऐसे जब एरो बना लोगे तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस आप लोगों के पास बन जाएगा 3s। फिर 3s के बाद फिलअप होगा 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। 1s के नीचे 2s 3s 4s 5s 6 7, फिर 2p के नीचे 3p 4p 5p 6p 7p, फिर 3d 4d 5d 6d 4f 5f, और उनको एरो से कनेक्ट कर दो जस्ट लाइक दिस, जैसे आपको दिखाया है, और यही इनका फिलिंग अप एनर्जी लेवल का ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अब इन रूल्स को देखते हुए ये जो रूल्स अपन लिखे हैं अब फिलिंग अप करेंगे, ये फर्दर हमारे पास 3 रूल्स पे डिपेंड करता है। तो इन रूल्स की स्टडी करना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएंगे तो आगे फर्दर क्या रूल्स फॉलो वो करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अब सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने इन्होंने कहा कि कभी भी हमारे पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते जिनके पास सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता हो। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कुड हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब कि आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, शेल नंबर, अजीमुथल, देन मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर ml, और फिर स्पिन नंबर।
मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों में से कोई 3 वैल्यूज तो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती हैं, 2 सेम हो सकती है, 1 सेम हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो उनके लिए चारों की चारों वैल्यूज सेम है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक जो 4 सेट का क्वांटम नंबर है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, यूनिक होगा एज अ होल। मतलब 3 नंबर हो सकता है सेम टू सेम हो जाए, तो 4th नंबर तो डिफरेंट पक्की बात है, होगा ही होगा। अगर अपन 3 नंबर सेम लेट कर सकते हैं, तो अगर लास्ट नंबर डिफरेंट है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। तो इसका मतलब है 4 में से हमेशा कम से कम एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का जब भी आप कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स में हैव ऑपोजिट स्पिन। तो मतलब किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे कि अब सपोज कर लो एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। तो एस का ऑर्बिटल ये बनाते हैं अपन। तो इसका मतलब है कि एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि उनका अगर क्वांटम नंबर चारों का सेट डिफरेंट करना है तो सिर्फ ऐसी मैक्सिमम 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पर अगर मेरे पास 3 है, तो इसका मतलब पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी की अगर बात करें तो इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो यानी कि एट द मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल है, ये चीज़ है। तो यानी कि अब आपको पता चल जाता है इधर एक ऑर्बिटल 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ऐसे सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन मैं बना दूँ, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन ने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, कम से कम एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हमें किसी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने निकालना हो तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n²। पहले जिस शेल नंबर की बात की है उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट कि किसी एक शेल में, जैसे सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, फोर्थ शेल हो गया, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं उस चीज़ की बात इन्होंने कर दी। ओके, उसके बाद है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या चीज़ है उसकी बात करेंगे। देखिए अब हम लोग जिक्र करने वाले हैं हर्ट्ज रूल का, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। सपोज करो मेरे पास p ऑर्बिटल है और आपको पता है p के पास p सब शेल है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। सपोज करो p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z। अब हर्ट्ज रूल ने क्या कहा, कहते पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब अगला इलेक्ट्रॉन पी वाई में जाएगा, पी ए एक्स को पेयर नहीं करेगा जब तक कि
सभी ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। और उसकी वजह क्या है कि इन सब का एनर्जी लेवल सेम है। एक सब शेल के पास जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सबका एनर्जी सेम होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इसकी पेयरिंग करेगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसकी पेयरिंग करेगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इसकी पेयरिंग करेगा। तो ये एक सही तरीका है फिलअप करने का। अगर आप कहोगे कि ऐसे कर देंगे तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि पहले ये वाला हाफ फिल्ड होगा। अगर कोई आपसे कहे कि इट विल बी लाइक दिस, तो ये चीज़ भी गलत है। सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद पेयरिंग होनी शुरू होती है। तो दिस इज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यानी कि अगर आप डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर उसके बाद पेयरिंग होनी यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। तो पहला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा हर्ट्ज रूल। अब तीसरी बात करेंगे रिलेटिव एनर्जी की। ओके, इसमें हमारे पास टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग रिलेटिव एनर्जीज की बात हो जाएगी कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट होती है। देखिए, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज कर लो मुझे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अब देखिए अपन कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मुझे पता है कि सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कौन से शेल में जाएगा, सब शेल में जाएगा, ऑर्बिटल में कैसे जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये एक सिंपल वे में बना लेता हूँ जो मैंने पहले ही बनाया था। ठीक है, 6s, 6p, 6d, 7s एंड 7p और एरो लगा देता हूँ कि पहले 1s जाएगा, फिर 2s जाएगा, फिर 2p 3s जाएगा, फिर 3p 4s जाएगा, 3d 4p 5s जाएगा, 4d 5p 6s जाएगा, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7s। ठीक है, अब ये एरो सारे लगा दिए। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सबसे पहले आ रहा है s ऑर्बिटल और हमें पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो हम लोग लिखेंगे 1s2। तो अभी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 हो गए फिर। अब अगले पे अगला ऑर्बिटल है 2s। तो 2s में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 लिख दिए। तो 2 और 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं। टोटल 8 है, 4 और रह गए। अगला शेल है, अगला सब शेल है 2p। तो मैं क्या करूँगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए वो 2p को दे दूंगा, क्योंकि 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर सपोज करो मुझे तैयार करना हो नियोन का, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब देखिए सबसे पहले 1s आ रहा है तो 1s का 2 कर देंगे, फिर उसके बाद 2s आ रहा है, इसका भी 2 कर देंगे, और फिर आ रहा है 2p। 2 + 2 4, तो यानी कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब आउटर शेल कंप्लीटली फिल हो जाए तो उसे हम लोग नोबल एलिमेंट बोलना शुरू कर देते हैं। कब बोलते हैं नोबल एलिमेंट? जब आउटर जो शेल होता है, जैसे यहाँ पे आउटर शेल क्या है 2 है, तो ये s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम,
और P में 6 आ सकते हैं, और दोनों ही में 2 और 6 पूरे पूरे हैं, तो उसको बोलेंगे कि आउटर शेल क्या है हमारा, कंप्लीटली फिल्ड है। और जब पूरा भरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, नोबल एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नोबल, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो ये गेन करते, ना लूज करते, ना शेयर करते, मतलब रेयर केसेस में करते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से रिएक्शंस शो नहीं करते, ये कहना चाहते हैं। अब सपोज करो मेरे पास सोडियम होता 11, तो पहले कौन आएगा, S आएगा, तो 1s1 सॉरी 1s2, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 2s आ जाएगा 2s2, फिर 2p आ जाएगा 6, और फिर 3s, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो चला जाएगा 3s1 पे। अब देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक 6 8 10 यानी कि नियॉन एक नोबल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप इसको सिंपली Ne से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मेरे पास किसी की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए उससे पहले कोई भी नोबल एलिमेंट बन रहा है, तो मैं उसका सिंबल लिख के बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकता हूँ। अब जैसे सपोज करिए मेरे पास है पोटाशियम, पोटाशियम का होता है 19। चलो पढ़ते हैं, पहले 1s2 आ जाएगा, फिर 2s है, उसके भी पास 2 की पॉसिबिलिटी है, फिर 2p आ जाएगा, इसमें 6 हो सकते हैं, फिर 3s आ जाएगा, इसमें 2 आ सकते हैं, फिर अपना 3p आ गया, उसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, फिर 3p के बाद एरो जा रहा है 4s पर, 4s आ सकता है। अब देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, तो 18 हो चुके हैं 19, यानी सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 4s1 लिख देंगे। यहाँ तक अगर आप बात करोगे ये वाली चीज़, यहाँ पे आउटर शेल है, थर्ड शेल, और थर्ड शेल के जो 2 सब शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, S वाला भी 2 और P वाला भी 6, तो यानी कि ये एक नोबल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 18 है, 18 मतलब आर्गन, तो आर्गन 18 और 4s1, ये है हमारे पास पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एलिमेंट आए, आप लोगों को बस याद रखना है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 6 हैं, D में 10 है, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कोई भी लिख सकते हो। लेकिन बीच बीच में हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, कुछ अलग केसेस आते हैं जिनको समझना ज़रूरी है, और आपको वो करते हैं, एक आपको सिंपल समझाता हूँ, और वो ऐसा हुआ क्यों है, क्यों क्या बात हुई है, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा मैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूँ क्रोमियम की, करके देखते हैं, आई थिंक क्रोमियम ही आएगा, हाँ क्रोमियम, ठीक है। लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। चलो शुरू करते हैं। 1s2, देन 2s2, then 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो 2 + 2 4, 10 12 18 20, तो 3d आ गया, और 3d में 4 24, अब काउंट करोगे तो 24 बन जाएंगे यहाँ पे। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, कोई गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात हुई है, और वो क्या बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ तक तो छोड़ो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये तो आपका क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कंप्लीटली फिल्ड एलिमेंट किसका, ऑर्गन का दिखा रहा है, तो ऑर्गन लिख देंगे इसको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है जो D है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब 3d4 है,
ये चीज है 4 है, 4 बना दिया। अगर मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन s वाला इधर शिफ्ट कर दूं तो यानी कि ये बन जाएगा 3d5 बन जाएगा। ये सपोज कर लो 3d5 बन गया और यहाँ पर 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया। हालांकि रूल के अकॉर्डिंगली 4s कंप्लीटली होना चाहिए था, फिर 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो p ऑर्बिटल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पे हाफ फिल्ड हो जाता है, जो d होता है वो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स पे हाफ फिल्ड हो जाता है, और जो f होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स पे हाफ फिल्ड हो जाता है, हाफ फिल्ड। तो सिमेट्रिसिटी की वजह से, सिमेट्री की वजह से जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या हुआ, जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d के पास चला गया, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर देगा तो 3d4 से 3d5 बन जाएगा, जो कि हाफ फील्ड होगा। और अभी हमने एक बात लिखी है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जो फुल्ली फील्ड होते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको सामने कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो यहाँ तक तो कहानी आर्गन वाली रहेगी 18, ये 20, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो मतलब मैं लिख दूंगा 3d9। अब 3d9 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 5 ऑर्बिटल्स बन गए। तो 1 2 3 4 5, ये हंस रूल आ गया कि पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर पेयरिंग करो। तो जब पेयरिंग किया तो 9 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिलअप हो गए। अब यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो ये 3d10 बन जाएगा, और जब ये 3d10 होगा तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और हमने अभी क्या लिखा था कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ही चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, रियलिटी में जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या लिखी जाएगी, ऑर्गन तो ठीक है, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 3d के पास और 3d10 बन जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है बीच बीच में, f में भी आपको मिलेंगे, जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड करनी पड़ती है उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड शेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आपके पास शेल है वो पूरा भरा हुआ है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे हम लोग, कोर इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंप्लीटली फील्ड शेल, पूरे भरा हुआ है शेल, कंप्लीटली फील्ड शेल, तो उनको अपन कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कब बोलेंगे, जब वो कंप्लीटली फील्ड अप नहीं होते। जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल।
तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होंगे, जिनका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल n हाईएस्ट होगा, उसे वी कॉल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, तो ये तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, आपकी बुक में दी हुई है, आप इसको पूरे 2 पेजेस दिए हुए हैं उन्होंने, कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस करते करते, कुछ आपको याद कर लेना है, तो ये आपका डन हो जाएगा, बेसिक तरीका ही रहेगा। अब यहाँ पे बात करें कि आखिरकार कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड में ऐसा है क्या कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हेडिंग क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीजंस फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, किसके लिए, हाफ एंड फुली फील्ड शेल्स के लिए। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह क्या है, अब उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो पहला रीजन है सिमेट्री। जब ऑर्बिटल्स हाफ या कंप्लीटली फील्ड होते हैं तो वो एक सिमेट्रिसिटी शो करते हैं। हाफ फील्ड में, जिसमें आपको डी की एग्जांपल देके समझा देता हूँ, 1 2 3, इसके कंपेयर में ये वाला ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। या फिर अगर वो कंप्लीटली फिल्ड अप है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिमेट्री की वजह से। इसको जनरल लाइफ में अपन कैसे समझ सकते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपन जनरल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, मान लो 4 भाई बहन हैं, ब्रदर 1 सिस्टर 1 सिस्टर 2 ब्रदर 2, सपोज कर लेते हैं। अब पेरेंट्स लेकर आए 3 चॉकलेट और 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट और 3 दे दी, तो ये बच गया। तो ये क्या करेगा, ये शोर मचाएगा, घर में तूफान आ जाएगा। अगर पेरेंट्स लेकर आए 2 चॉकलेट, एक B1 को दे दी S1 को, अब ये दोनों धमाल मचा देंगे, है ना। लेकिन अगर पेरेंट्स 4 चॉकलेट लेके आते हैं, सेम फ्लेवर सेम कंपनी सेम साइज, और सबको एक एक बांट देंगे, तो अब घर में क्या होगी, शांति आएगी, बल्कि सब बच्चे खुश होंगे, घर का माहौल और ही लेवल का लेके चले जाएंगे। क्यों हुआ, क्योंकि सबके पास एक एक चॉकलेट आ गई, सब खुश हैं, सब स्टेबल हैं, किसी को ये फील ही नहीं हुआ कि मेरे पास कम ज़्यादा हुआ है, या उसके पास ज़्यादा या कम हुआ, या मुझे नहीं मिली। उसी तरीके से जब ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होते हैं या कंप्लीटली फील्ड होते हैं, तो वो ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा, और इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो इसको बस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। दूसरी वजह है एक्सचेंज एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट है एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा फैक्टर। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये हाफ फील्ड है 1 2 3 4 5, और इनका सेम स्पिन है लाइक दिस, ऐसे।
तो ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम स्पिन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। जैसे ये वाला यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे भी, और ये वाला भी यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होंगे, एनर्जी जो रिलीज होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी भी उतनी ही इंक्रीज होती है। तो अगर मान लो पूरे का पूरा फील्ड है, ये हाफ फील्ड जैसे दिख रहा है आपको, तो ज़्यादा एक्सचेंज होगा क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन के पास चार के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने का चांस है, इसके पास भी। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 5 की जगह पर सपोज कर लो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये जगह पे तो एक्सचेंज हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज कम हो गए, एनर्जी रिलीज कम हो गई, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यानी कि जब हाफ फील्ड है तो एक्सचेंज एनर्जी का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है कि जैसे सपोज करो आपके पास, सपोज कर लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज कर लो पहले। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले वाला 1 2 3, तो 3 एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला 1 2 कर सकता है, और ये वाला 1 कर सकता है। तो यानी कि टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब पीछे नहीं जा सकते, अपन आगे आगे जाना है। और अगर यही होता हाफ फील्ड 1 2 3 4 5, तो ये वाला देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 एक्सचेंज पॉसिबल थे। फिर ये वाला 1 2 3, ये वाला 1 2 और ये वाला 1, तो यानी कि टोटल कितने पॉसिबल हो गए, 10 पॉसिबल हो गए। और अगर मैं इसको कंप्लीटली फील्ड कर दूं लाइक दिस, तो एक्सचेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो दे नीड एनर्जी, और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड पर ये 2 फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, सिमेट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एनर्जी, जिसकी वजह से हाफ या फुली फील्ड शेल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ओके, सो गाइस बच्चों, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है फाइनली फिनिश हो चुका है। तो हम लोगों ने ये सेशन, आज के सेशन में जो टॉपिक्स रहते थे वो कंप्लीटली डन कर लिए। आई जस्ट होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।